to the previous अच्छा am I mute or am I good? Can you guys yeah I'm ठीक है. तो now let's see what's the kinetic energy of the rotating mass मतलब जो उसका रोटर है मोटर का इनर्शिया है. तो we know that kinetic energy of a linear motion है तो half m velocity squared है, m is the mass. लेकिन if it is a rotational motion so it's a half m की जगह फिर inertia और v की जगह ओमेगा. अब आपने गेयर्स भी लगाए हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके इनपुट पे है थ्योरेटिकली आपको उतनी आउटपुट पे भी मिलनी चाहिए. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमें आउटपुट पे ओमेगा मिल रहा है, ठीक है, शाफ्ट पे जो ओमेगा मिल रहा है, अब हम उसको आउट इसलिए कहेंगे कि अंदर जो रोटर का इनर्शिया है वो गियर्स के बाद कम होके हमें आउटपुट पे मिल रहा है. तो वो हम ओमेगा एम की जगह इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जी टाइम्स ओमेगा आउट. तो वो सारे का सारा चूंकि ओमेगा स्क्वायर्ड हो रहा है तो ये भी ओमेगा सारे स्क्वायर्ड हो जाएंगे. ठीक है. अब आप गौर करें, आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो टर्म इधर आता है वो इनर्शिया होता है कि नहीं. मतलब ये इनर्शिया की जगह है ना, ये ओमेगा की जगह है. ओमेगा इधर आ गया, हम अब इसको क्या रिफ्लेक्टेड और अपेरेंट और इफेक्टिव भी इसको कहते हैं, इनर्शिया कहेंगे. ठीक है. अब आप बताएं इसमें जो g मल्टीप्लाई कर गया ये किस चीज़ का इनर्शिया है. सॉरी जी इनर्शिया नहीं है, g तो कांस्टेंट है. तो अगर Jm मोटर का जो इंटरनल इनर्शिया है वो लेट्स से 1 था, 1 kg मीटर स्क्वायर, और g आपका 1.2 था हमारे एग्जांपल में, तो 1.2 टाइम्स 1.2 टाइम्स 1, ये हमें आउटपुट पे जो ज़्यादा इनर्शिया मिल रहा है वो 1 से चला गया 1.44 पे. उसकी वजह ये है कि आपने गियर्स लगाए तो गियर्स के होने से आपका इनर्शिया आपको ज़्यादा फील होगा आउटपुट पे, क्योंकि जाहिर बात है गियर्स भी हैं आगे अंदर. तो बहरहाल ये हमारा जहन में रखना चाहिए कि भाई गियर्स आप जितनी रेशो बढ़ाएंगे अपैरेंट इनर्शिया आपको ज़्यादा मिलेगा. तो कॉमनली द गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट इज़ अटैच्ड टू अ रिजिड बॉडी लोड. तो ये हमारा रिजिड बॉडी लोड है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट में इस तरह का लोड यूज़ करें. ये दो सिचुएशंस कंपेयर करें, ये दिस वन एंड दैट वन, और उसके इनर्शिया फाइंड करने के लिए नॉर्मली जो फार्मूला है वो है जे लोड इज़ एम आई आर स्क्वायर. ठीक है. ये उस केस में है जब आपके पास मल्टीपल मासेस हों. लेट्स से आप कहेंगे कि भाई मैं इनर्शिया अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ तो मैं इसके इस तरह छोटे छोटे एम आई के सेगमेंट्स बना लूँगा. This is another way of finding it, and every segment is of a certain mass m1, m2, m3, m4. फिर m1 का रेडियस सेंटर के साथ m2 का रेडियस, सबको मल्टीप्लाई करूँगा, अल्टीमेटली आई विल रीच एट दिस फार्मूला. ये फार्मूला इसी तरह डिराइव किया गया है, बट दिस इज़ जनरल फार्मूला. और अगर आपका छोटे छोटे मासेस को आप और भी छोटा करें और भी छोटा करें, बिल्कुल छोटे करें, तो यू आर एक्चुअली दिस समीशन विल गेट इनटू integration. You have to take the density of this वगैरह, ये J load. I'm not going to go into a detail of this. We know from table the known formulas for known shapes. तो इसलिए हम ये फार्मूला बड़े कम केसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. ये क्या हो गया, ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, जो मैंने जो उसका JCM क्या है, इट्स द अबाउट द सेंटर ऑफ मास. हर शेप का नॉर्मली सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बिल्कुल उसके सेंटर में होता है, अगर वो यूनिफॉर्मली बिल्ट हुआ है और यूनिफॉर्मली कट है. ये नहीं है कि एक साइड थोड़ा थिक है और दूसरा थिन है, फिर सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा. अगर इसकी थिकनेस बिल्कुल यूनिफॉर्म है और डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जो कि नॉर्मली होती है स्टील की भी, एल्यूमिनियम की, इवन लकड़ी की, वो सारे का सारा यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है, तो मोस्ट प्रॉबली योर सेंटर ऑफ मास इज़ दिस.
तो इसको अगर हम COM कहेंगे बिल्कुल बीच में, तो ये जो इनर्शिया है फिर I1 हमारा, दिस इज़ अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल मिडल में। और वो दूसरे में ये जो फार्मूले में लगता है ये है सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर्ड। तो दिस इज़ दैट। मुख्तलिफ शेप्स के आपको बता रहे हैं, हमने जो वहाँ पे फार्मूला यूज़ किया हुआ है वो उसमें हमने विड्थ इग्नोर, हाइट इग्नोर की है, h इग्नोर किया है, सॉरी इसमें h जाना चाहिए क्योंकि वो 0.02 इक्वेशन में कहीं नहीं गया, दैट विल इफेक्ट द इनर्शिया। ये हमने ट्रीट किया है कि भाई इट्स सो थिन कि उसकी जो वो हाइट है h कहें या जो भी कहें वो नेग्लिजिबल है, बट इट्स नॉट यूजुअली द केस। तो देन उस केस में हमें बेस्ट फार्मूला ये नज़र आता है, सिर्फ अंदर जाके वो जो आपने L यूज़ किया था अब उसकी जगह h स्क्वायर प्लस w स्क्वायर यूज़ करें, तो यू यूज़ दिस फार्मूला। अगर आप डिस्क बाय लगा रहे हैं तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आप हॉलो और डिस्क लगा रहे हैं तो फिर यू जस्ट टेक दिस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द इनर पार्ट। अंदर से बिल्कुल मास नहीं है, ये शैलो है, ठीक है। हॉलो उसको कहीं शैलो कहीं क्यूब है, ठीक है। दिस वन इज़ अ सॉलिड डिस्क एंड दिस वन इज़ नॉट सॉलिड, इट्स एन एन्युलस एंड दिस वन इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो शेप होते हैं वो किसी यूनिफॉर्म शेप के नहीं होते, एक शेप के सर पे जाके कुछ और कनेक्ट होता है, लेट्स से इधर एक सर्कल कनेक्टेड है, तो फिर हम इसका इनर्शिया अलग फाइंड करेंगे, इसका इनर्शिया अलग फाइंड करेंगे, दोनों के इनर्शिया एड होंगे, लेकिन वो एड भी कोई ब्लाइंड एडिशन नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से इनर्शिया फाइंड कर लेंगे J1, इसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो उधर अगर आपको इनर्शिया गिवन है J1, तो पहले तो आप यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेट कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड द inertia about this axis of rotation which is away from the center of mass, तो इसलिए आपने इसमें ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, एंड देन अल्टीमेटली गेस। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आपके सेंटर ऑफ मास इधर रह गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने ये लिया हुआ है, तो डेफिनेटली ग्रेविटी विल देन वर्क अगेंस्ट यू। तो इस केस में तो ग्रेविटी इज़ काइंड ऑफ लाइक इतना आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन इमेजिन क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ही आपका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन अगर इसी बार को मैं यहाँ सुराख करके शाफ्ट इधर कनेक्ट कर दूँ, देन ग्रेविटी इज़ नॉट नेग्लिजिबल। फिर ग्रेविटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, देन यू हैव टू अप्लाई मोर टॉर्क, क्योंकि जब आप ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ग्रेविटी आपके अगेंस्ट आपको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ग्रेविटी आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही है, you have to keep the acceleration let's say at the desired level, तो you have to deal with that gravity। तो बहरहाल ये लोड के मुख्तलिफ शक्ल हैं, अगर आप ये लगाते हैं तो आई विल बी मोर हैप्पी। अगर इससे थोड़ा सा हम चैलेंजिंग कर लें, इन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में रखा है, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं इधर कर लेंगे, ग्रेविटी इसके अगर सेंटर ऑफ मास हम मेजर कर लेंगे तो ग्रेविटी टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करना मुश्किल नहीं है, इट जस्ट द g times the weight of the mass of this mg times this r, that will be the torque due to gravity। तो choosing a motor and gear head में कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। The motor can be chosen based on the peak mechanical power required for the task, जिससे आपको let's say torque जितने भी पावर चाहिए, फिर आप भी आउट होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जाके गियर हेड भी सेलेक्ट करेंगे, फिर मोटर सेलेक्ट करेंगे। If the motor's power rating is sufficient, then theoretically we can follow by choosing a gearhead to give the necessary speed and torque. Our choice of motor might also be constrained by the voltage supply available for the operation। ज़ाहिर बात है सप्लाई वोल्टेज उतनी देनी है जितनी मोटर को चाहिए, जितनी उसको स्पीड। अक्सर अवकात आपकी बैटरी वो करंट नहीं दे पा रही होती जो मोटर को चाहिए होता है, तब आपको लगता है मोटर का मसला है, लेकिन नहीं, पीछे से आपने बैटरी की जो है वो desired power नहीं पाओ, because ultimately remember the source of power in the system is electric power, ठीक है। The maximum velocity needed for the task should be less than this। जो नो लोड स्पीड है वो हम रिड्यूस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम निकालेंगे। जाहिर बात है स्पीड रिड्यूसर हमने लगा लिया, गियर हमने लगा लिया, तो उस गियर रेशो प्लेज अ रोल हियर। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई लोड को
2 रेडियंस पर सेकंड पे घुमाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो मोटर मैं ले रहा हूँ उसका शिफ्ट 2 रेडियंस पर सेकंड से तेज़ चलेगा, उसके जो स्पेक्स में ओमेगा गिवन है नॉमिनल वो ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज गियर हेड की वजह से वो रिड्यूस हो। ठीक है, ये कोई एंटर हो रहा है कि क्या? ठीक, अच्छा। इसके अलावा जी थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम टॉर्क नीडेड फॉर द टास्क शुड बी लेस देन जी स्टॉल, जी टाइम स्टॉल। अभी तक सिर्फ हम टॉ स्टॉल की बात कर रहे थे कि ये वो मैक्सिमम टॉर्क है जो दे रहे हैं। ये किसने अपनी जनाब वो बोरियत निकाली है, इसको को गुजारा करो। टॉ स्टॉल इज़ द मोटर स्टॉल टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क अब आपको टॉ स्टॉल से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो टॉ स्टॉल तो मोटर की मैक्सिमम टॉर्क है जो आपको दे रहे हैं, इट्स नाउ जी टाइम्स जो भी जी आपने आगे लगाया है। ठीक है, तो एनी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट लाई बिलो द गियर हेड ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड टॉर्क, भी मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। इफ़ द मोटर विल बी यूज कंटिन्यूसली then the torques during this continuous operation should be less than J tau continuous, G tau times tau continuous, where tau C is the maximum continuous। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ जहाँ टॉर्क है अब उसके साथ आप G मल्टीप्लाई करेंगे and that's a gear head. To account for the efficiency eta of the gear head and other uncertain factors, it is a good idea to oversize the motor by a safety of 1.5 or 2। अपनी कैलकुलेशन कर भी लें तो याद रखें 75% एफिशिएंसी जहन में रखें, बल्कि उससे भी कम अगर आप सेफ्टी फैक्टर रखना चाहें। इमेजिन करें आपको लोड को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, लेट्स से इसमें डिज़ायर्ड एक्सेलरेशन चाहिए था 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर और इनर्शिया है 0.33, तो 2 को 0.33 से मल्टीप्लाई करूँगा, उससे जो मुझे आउटपुट पे वो टॉर्क आएगा उससे मैं मोटर के जो जितनी टॉर्क वो दे सकता है वो मैं निकाल तो लूँगा। लेकिन अगर सेफ्टी फैक्टर मैंने नहीं रखा और कल को लॉसेस हुई जिसको मैंने पहले से अकाउंट फॉर नहीं किया था, तो फिर वो मोटर मेरे लिए कम पड़ सकता है। और आपकी स्टूडेंट्स के FYP में अक्सर ये मसला होता है कि जो मोटर आप सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस, सेफ्टी फैक्टर ना होने की वजह से फिर आपको बाद में बड़ा नुकसान होता है। आज ही के आपको मैंने एग्जांपल दी है, लड़के आके अपना वो किस्सा सुना रहे थे कि सर दोज मोटर्स वर एक्सट्रीमली लो स्पेक्ट, हमने हाई स्पेक मोटर फिर ले लिए। तो ये पहले होना चाहिए था, अदरवाइज़ यू हैव टू गो। वो बिल्कुल लाहौर गए हैं और लाहौर से रिप्लेस करके लाए हैं, पता नहीं रिप्लेस करके लाए हैं कि नए ख़रीदे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दैट वाज अ बिग। अच्छा, आखिरी जो पॉइंट है, subject to the hard constraints specified above, we might wish to find an optimal design. For example, to minimize the cost of the motor and gearing, its weight or the electrical power consumed by the motor. तो जो 4 चीज़ें मोटर में कम से कम हम मिनिमाइज़ करेंगे कि भाई मोटर की कॉस्ट कम आए, गियरिंग की कॉस्ट कम आए, मोटर की कॉस्ट कम हो, कम से कम वेट पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क दे और कम पावर कंज्यूम करे। सो वन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया मैचिंग। इनर्शिया मैचिंग के बेस पे भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए ऑप्टिमल डिज़ाइन क्या है। सो इट्स अ लिटिल मैथ, लेट्स डू इट। क्या होगा, गिवन द मोटर इनर्शिया जे एम एंड द लोड इनर्शिया जे लोड, ठीक है, लोड इनर्शिया ये और मोटर इनर्शिया इस शाफ्ट की इनर्शिया, गियर हेड की इनर्शिया, मोटर के अपना अंदर जो रोटर लगा हुआ है उसकी इनर्शिया, द सम ऑफ ऑल दोज, लेट्स कॉल दैट जे एम। ठीक है, तो द सिस्टम इज इनर्शिया मैच्ड इफ द गियरिंग जी इज चोजन सो दैट द लोड्स एक्सेलरेशन अल्फा इज मैक्सिमाइज्ड फॉर एनी गिवन मोटर टॉर्क टॉ एम। हम चाहते हैं कि जितना भी मैं टॉ एम दूँ उस पर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिले। ठीक है, तो वी कैन एक्सप्रेस द लोड एक्सेलरेशन एस। अब एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें। ये कहाँ से आया, तो ये लेट्स टेक दिस इक्वेशन, टॉ इन जो हमारा है लेट्स कॉल दैट टॉ एम। तो इस स्लाइड को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आई जस्ट टेक दैट
duplicate that and I'll just do some math here. ठीक है, let's call this is coming from the motor. ठीक है, और ये जो ओमेगा ऑफ द मोटर है वो इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं टॉ की जगह पुट करूँगा इनर्शिया ऑफ द मोटर, जो जे इसको कह रहे हैं मैं उसको आई कह रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, खैर, टाइम्स अल्फ़ा और टाइम्स ओमेगा एन। इस वक्त मुझे ओमेगा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 ठीक है। अब इधर क्या सीन होने वाला है, टॉ आउट हमारे पास आ रहा है जी इनर्शिया, जो कि लोड इनर्शिया है, टाइम्स यार आई टाइम्स लोड अल्फा मेगा आउट। ठीक है, अब जनाब मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक फार्मूला आया था टॉ एम जी टॉ एम अल्फा, ठीक है, जे ऑफ लोड प्लस जी स्क्वायर जे एन। ठीक है, तो जे लोड जो है उसमें जी स्क्वायर, ठीक है, तो आई लोड को मैं रिप्लेस करूँगा, मेरे पास इक्वेशन ये है कि टॉ एम, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा इधर लिखना मुश्किल होता है, डिवाइडेड बाय जो रेशो था जी वाज एक्चुअली, हमने जी को डिफाइन किया था टॉ आउट ओवर टॉ इन। तो इस अब हमारा ये टॉ आउट तो टॉ आउट है, टॉ इन जो है वो ये आ गया। ठीक है, नहीं टॉ और टॉ आउट जो है ये हमारे पास एम है मोटर का। ठीक है, दिस इज सॉरी ये है हमारे पास जी, ठीक है। अब इसमें टॉ आउट इज जे लोड प्लस, अच्छा मैं ये करूँगा कि टॉ आउट इज टॉ जी टाइम्स टॉ एम। अब लेफ़्ट साइड पे मैं टॉ आउट में मेरे पास आई ऑफ लोड टाइम्स अल्फ़ा और जी टाइम्स आई ऑफ जी टाइम, बल्कि टाइम्स की ज़रूरत नहीं है, जी टाइम्स आई ऑफ एम टाइम्स अल्फ़ा। ठीक है, अब आई लोड में और इसमें क्या फ़र्क है, तो जॉन जी टाइम्स ये दिस थिंग आई लोड इज़ इक्वल टू जे लोड। अच्छा ये स्क्वायर टर्म कहाँ से आ गया, ये हमने जी स्क्वायर किसके होने से जी स्क्वायर हमारे पास, इट वाज द इफेक्टिव इनर्शिया ना। ठीक है, इफेक्टिव इनर्शिया वाज हियर। सर आई एम क्या चीज़ है?
मैं यार उसको आई, बस स्लाइड में मैंने उसको आई कह दिया है, ये उसको जे कह रहे हैं, इनर्शिया ऑफ द मोटर। ठीक है, तो वो सही है। अब मैं हर जगह आई से एम करूं तो अच्छा है कि आप बस जहन में रख लें। इधर हमने एक चीज़ डिराइव की, दैट वाज इफेक्टिव इनर्शिया। वेयर वाज इट? इफेक्टिव इनर्शिया, ये दिस इफेक्टिव इनर्शिया वाज इक्वल टू ये J रेफरेंस या J सॉरी रिफ्लेक्टेड और J अपेरेंट और J आउटपुट एट द आउटपुट इज एक्चुअली दिस। तो ये जो G स्क्वायर टाइम JM है, मेरे केस में ये है G स्क्वायर टाइम IM। अब जनाब अगर आप ठीक है, नहीं ये इक्वेशन हम कहाँ से ड्राइव करेंगे? if we look at that, so this is the output power, output, and that is the input. ठीक है, so this we can express the load acceleration. This, if I just blindly write this equation here, so let's say how does it make sense? Alpha I load plus G squared IM, inertia of the motor and inertia of the load, times alpha how is it equal to G times tau M? यस, दोनों टॉर्क इक्वल है ना, ये चीज़ है ना, मतलब दोनों टॉर्क मीन इक्वल, मीन इनपुट टॉर्क को जी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट आएगा, और ये वो हमारा रिफ्लेक्टेड इनर्शिया है, अपेरेंट इनर्शिया है, जिसको हम लिख सकते हैं कि आउटपुट टॉर्क इज इक्वल टू अपेरेंट इनर्शिया भी इसको कह सकते हैं, और इनर्शिया at the output. ठीक है, so this is coming from there. This was the effective inertia that we have. ठीक है, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक आपको मैं बता दूं कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। अगर आप गियर रेशो ज़्यादा लेते हैं तो आउटपुट पे आपको इनर्शिया ज़्यादा फील होगा, कि कम लेते हैं तो आउटपुट पे ज़्यादा इनर्शिया फील होगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन क्लियरली से दैट मोटर का इनर्शिया एम्पलीफाई होके मुझे आउटपुट पे मिल रहा है, विच मीन मोर रेजिस्टेंस। इसको टॉर्क देना और भी मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई गियर रेशो को आप हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज अदरवाइज यू विल हैव मोर इनर्शिया फेल्ट एट द आउटपुट। बहरहाल, लेट्स टेक दिस, डिराइव दिस विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, बिकॉज हम चाहते हैं कि भाई अगर इस कर्व को मैं प्लॉट करूं इसको, तो मैं चाहता हूं कि वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ गियर रेशो G ऑन अल्फा। तो हम वो G फाइंड करना चाहते हैं जो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे। ये इधर बात लिखी हुई है, वी वांट टू चूज G so that the load acceleration is maximized। ठीक है, तो लोड एक्सेलरेशन में मैक्सिमाइज मीन्स इनर्शिया, एक्सेलरेशन टाइम्स इनर्शिया इज टॉर्क, तो एक्चुअली यू वांट टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। तो आपको कौन सा G बेस्ट है? तो वही प्रॉब्लम है जो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन G। हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा इज़ अ क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ G स्क्वायर, इन टर्म ऑफ G, ये G स्क्वायर टर्म है, ये G टर्म है, और इधर कांस्टेंट टर्म है। हम बिल्कुल इसकी वो जो आपको लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल बताई थी कि भाई लेट्स से इफ इट इज़ अ कर्व इज़ लुकिंग लाइक दिस क्वाड्रेटिक, देन इसका पीक फाइंड करने के लिए हम इसका स्लोप लेंगे उस पॉइंट पे, और उसका
जो ये हमें पीक मिलेगा डेरिवेटिव से, तो इस डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो दिस इज़ डी टाइम्स अल्फ़ा, और हम विद रिस्पेक्ट टू जी उसका देख रहे हैं, एंड वील रिप्लेस इट टू 0। सो दिस प्लॉट इज़ एक्चुअली who against who. This is the equation is जो y एक्सिस है आपका वो है g, सॉरी ये g है आपका, और जो y एक्सिस है वो है आपका अल्फ़ा, और अल्फ़ा ये आपका अल्फ़ा है, और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है, इस कर्व की इक्वेशन ये है। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कर्व इक्वेशन। अब इसको बिल्कुल वही क्राइटेरिया करना है कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है, जी सेलेक्ट करना है, बेस्ट जी। दो मोटर है, एक जी आ रहा है, दूसरे का दूसरा आ रहा है, हम कंफ्यूज हैं कि भाई अंदर से टॉर्क तो दोनों एक जितना दे रहे हैं, लेकिन गियर हेड दोनों के डिफरेंट रेशो के, किस रेशो वाला हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन देगा। तो इसको डेरिवेटिव आप ले लें, यू राइट इट, रीअरेंज थिंग्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, एंड यू गेट दिस। इसको 0 के बराबर पुट करें और सॉल्व करें, तो योर जी विल बी दिस। तो आप क्या करेंगे, इनर्शिया लोड पे मेजर करें, लोड का इनर्शिया मेजर करें, एंड आई हैव शोन यू वेरी क्रूड way of finding it for different shapes, but it's okay। and मोटर का इनर्शिया उसके डेटा शीट से रीड कर लें, और इनको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लें, वो जो आपको जी दे रहा है, दैट्स द बेस्ट जी दैट यू शुड लुक फॉर। तो हेंस द टर्म इनर्शिया मैच्ड, इसको हम इनर्शिया मैच्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोड इनर्शिया आपका जे एम टाइम जी मल्टीप्लाई हो गया, तो यू गॉट दिस। तो अगर मोटर का इनर्शिया पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो जो भी मोटर लिया हुआ है, तो उसके आगे जी वेरी करने से भी आप मैचिंग कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़, लेट्स से आपने मोटर का इनर्शिया लिया, लेट्स से हम कोई मोटर देखना चाहते हैं, मैं आपको एक अपना रोबोटिक्स का लेक्चर दिखा दूँ जिसमें ये ज़रा ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। ये देखें, अब अगर इसका जी आप देखें, पता नहीं दिया है कि नहीं, गियर रेशो रोटर इनर्शिया, ये जे एम है आपका, जे एम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में है, बट यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और लेट्स से अगर ये मोटर है तो इस मॉडल का, तो इसका इनर्शिया थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा है, मैं इसका मतलब है दिस वन इज़ लिटिल बिगर, ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर अच्छा ये 12 वोल्ट है, ठीक है 12 वोल्ट है, लेकिन इसके 48 वोल्ट से भी इसका इनर्शिया ज़्यादा है थोड़ा सा। But what I'm looking for was a gear ratio, because these are geared one। तो किधर है, nominal, no load, nominal speed। चलें खैर, ये पूरे का पूरा डेटा शीट नहीं है, I just took a screenshot of it, but you can find that from somewhere, ठीक है। सो रोटर इनर्शिया तो कांस्टेंट है मोटर के लिए, 10.7 है इस एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, हम अगर गियर हेड उसका अपना आपको, लेट्स से मोटर आपके गियर हेड के बगैर है, फिर तो गियर भी आप खुद ही डिज़ाइन करेंगे। तो क्या गियर रेशो रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप लोड क्या ड्राइव करेंगे। तो पहले इसकी शेप डिटर्मिन हो, फिर इसका मटेरियल डिटर्मिन हो, फिर इसका जनाब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिटर्मिन हो। ये आपको यूज़र बताएगा, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या पता वो किस तरह उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, वो चेक पोस्ट पे जो वो होता है क्या, बार इस तरह, ये देखें, ये इसको बिल्कुल यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो आई वांट यू टू हैव एग्जांपल ऑफ दिस।
क्योंकि अक्सर वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते इन दिस. सो दैट इज़ हाउ यू मेच गियर्स. तो अब अगर आप पिछले एग्जांपल को रिविज़िट करें, उस एग्ज़ाम में तो मैंने आपको गियर्स वाली बातें नहीं बताई थी, बट यू कैन रीसॉल्व दैट. लेट्स समराइज इट व्हाट वी डिड टुडे. For gearing with a gear ratio, output gear velocity is this, it's reduced, and the ideal output torque is amplified, where omega n is the angular and input and etc. You have to take into consideration the eta, the gear ratio. For a two-stage gearhead, उसके gear ratios multiply होंगे. Backlash क्या है? It's a reference to the amount of output of the gearing can move without motion of the input. So it's something that goes against us. जिन गियर्स में बैकलेस ज़्यादा है, अक्सर पुराने वालों में होता है, गेट रिड ऑफ इट. और स्पेशली जब मेटल के ना हो गियर्स, लेट्स से टेफ्लॉन के हो या तो वो अक्सर उनमें ये वो टीथ जो है ना, वो टाइम के साथ वेयर एंड टेयर की वजह से उनमें ये फिर बैकलेश का बड़ा मसला आता है. द रिफ्लेक्टेड इनर्शिया इज़ द जी स्क्वायर टाइम जे एम, एंड मोटर गियरिंग सिस्टम इज इनर्शिया इज मैच्ड if you get G as a ratio of this square root. Any questions so far? मुझे ऑनलाइन का इसलिए मज़ा नहीं आता कि मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ और उधर आप लोगों को वो अजीब अजीब से आवाज़ें, मैंने बंदा नोट नहीं किया कि ये कौन है और बैठा कहाँ हुआ है कि ये ऐसी हरकतें कर रहे. हो सकता है हॉस्टल में कहीं बैठा हो, लेकिन बहरहाल अभी कान धरें कि अभी कोई आवाज़ आए तो वी कैन अजीब सी बात है. बट बहरहाल ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ऑल दिस. एक्सरसाइज में आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट में? लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट इट एंड देन विल स्टॉप. जस्ट लास्ट 5 मिनट्स. ये वाला तो आप करेंगे बिकॉज इट्स अ परफेक्ट डिज़ाइन प्रॉब्लम. स्टार्टअप रोबोटिक्स कंपनी है, डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट डेवलप करना है. डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट बिल्कुल ये जो आप अपना रोबोट बना रहे हैं ना, ये है जिसमें से सिर्फ 2 व्हील्स आप ड्राइव कर रहे हैं और एक आपका कैस्टर व्हील है, ये पीछे पैसिव व्हील है. तो ये आपका मोबाइल रोबोट है. ये डिज़ाइन करना है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी थ्योरी जानी है. ठीक है, आप इस बातों का ख्याल नहीं रख रहे, बट आई वांट यू टू लुक. योर जॉब इज़ टू चूज़ द मोटर्स एंड गियरिंग्स. ठीक है, तो a differential drive robot has 2 wheels, each driven directly by its own motor. Directly by its own motor mean gears आपने नहीं लगाए. अगर मोटर में अपने हैं तो हैं, बाहर आप नहीं लगा रहे. ठीक है, as well as a caster wheel or 2 for balancing. आप बेशक आगे पीछे लगा लें, वो वैसे भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं जा रहे. Your design specs say that the robot should be capable of continuously climbing a 20-degree slope at 20 centimeters per second. 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इज़ अ वेरी हाई स्पीड. आप इमेजिन करें 1 सेकंड में आपने 20 सेंटीमीटर जाना है और वो स्लोप रीजन पे. टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, assume that the mass of the whole robot, including motor amplifiers, motors, gears, will be 2 kg regardless of the motors and gearing you choose. Further, assume that the robot must overcome a viscous damping of this. जाहिर बात है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रोबोट के टायर्स के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. ठीक है, वो आपको वैल्यू दे दी. when it moves forward at a constant velocity v regardless of the slope. The radius of the wheels has already been chosen to be 4 centimeter. ठीक है, which is very realistic because most of your wheels are this big. थोड़े छोटे होंगे लेकिन बहरहाल. And you can assume they never slip. Slippage नहीं. Slippage is kind of like a backlash. If you need to make other assumptions to complete the problem, clearly state them. You will choose among the 15 motors in table 25.1 जो कि पिछले चैप्टर में था. नहीं, 25.1 इधर कहीं है आगे. ठीक है, as well as a gearhead with ratio 1. ठीक है, so gearhead with ratio 1 10 20 50 100, assuming that the gear efficiency is 100% and for others 75%. सिर्फ ये वाला 100% efficient है, बाकी 75%. Do not combine gearheads, you get only 1. ठीक है, 1 या 10 या 20 या 50 या 100. Provide a list of all combination motors and gearheads that satisfy the specs and explain your reasoning. There are 20 possible क्योंकि आप मुख्तलिफ gearhead के ratio मुख्तलिफ motors के साथ लेंगे and so on. To optimize your design, you decide to use the motor with the lowest power rating.
लेट्स से अगर 12 वोल्ट आपका अवेलेबल है तो आप 6 अवेलेबल हैं तो 6 पे जाएँ, 6 से तो कम हो नहीं सकते, ठीक है, वो सबसे सस्ते होते हैं. यू ऑल्सो डिसाइड टू यूज़ द लोवेस्ट गियर रेशियो दैट वर्क्स विद द मोटर. Even though we are not modeling it, a lower gear ratio likely means higher efficiency, less backlash, less में जितने ज़्यादा mesh करेंगे आपस में gears उतनी ज़्यादा backlash के possibilities आपके पास ज़्यादा हैं. तो that's why we always go for lowest gear ratio, ठीक है. High gear ratio also mean bigger motors, bigger head, motor छोटा आगे head बड़ा. Which motor and gearing do you choose? Instead of optimizing the cost, you decide to optimize the power efficiency of the motor and this. So ये problem आप solve करेंगे. बाकी ये भी स्टार्टअप से रिलेटेड है, ये बल्कि 4 नंबर सॉरी. बाकी ये कि बाकी आप एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं तो गुड, अदरवाइज द लास्ट वन इज़ योर असाइनमेंट. Okay, so this was it. Thank you. Any other questions?